今天我想把大家请过来，跟大家共同探讨以后至少5年、10年我们要做的事情。那么阿里巴巴我们将做成怎么样？我想从黄页的时候我就提过，黄页所要瞄准的对象。Hi guys, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ 118 चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन कर दिया था। 3 मोबाइल एप्लीकेशंस थी पबजी, ताओबाओ और बाइदू। ये 3 मोबाइल एप्लीकेशन चाइना की 3 सबसे बड़ी कंपनीज़ को बिलोंग करती है, जिनको बिग 3 भी बोला जाता है। इनको ATB के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि अलीबाबा, टेंसेंट एंड बाइदू। तो जो ताओबाओ ऐप है वो अलीबाबा को बिलोंग करती है, पबजी जो हम गेम खेलते हैं वो टेंसेंट कंपनी को बिलोंग करता है, और बाइदू जो कि एक सर्च इंजन है गूगल की तरह, वो बाइदू को बिलोंग करता है। तो आज हम इनमें से एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अलीबाबा, और हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ये कंपनी इतनी बड़ी बन कैसे गई, और इसके को फाउंडर और इसके फाउंडर जैक मा एक साधारण परिवार से इतने बड़े इंटरनेट mogul कैसे बन गए। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि अलीबाबा आखिर है क्या। तो अलीबाबा को समझने के लिए आप इसको 3 कंपनीज़ का कॉम्बिनेशन समझिए, यानी कि अलीबाबा प्लस ताओबाओ प्लस टीमॉल। तो अलीबाबा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शॉपकीपर्स, ट्रेडर जाते हैं और डायरेक्ट फैक्ट्री से या फिर दूसरे ट्रेडर से सामान खरीदते हैं। देन देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड ताओबाओ, जो कि एक C2C प्लेटफॉर्म है, जैसे इंडिया मार्ट या फिर eBay की तरह, जहाँ पे ट्रेडर्स डायरेक्ट कस्टमर्स को सामान बेचते हैं। एंड देन देयर इज़ टीमॉल, जो कि अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट की तरह एक B2C प्लेटफॉर्म है। तो इन 3 कंपनीज़ के मिक्सचर से बनता है अलीबाबा। और अलीबाबा को हमारे लिए समझना इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि अब हम लोग भी स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अगर हम इन कंपनीज़ को एनालाइज करेंगे तो हम इनसे सीख सकते हैं कि कैसे ये इतनी बड़ी कंपनीज़ बनी, जिससे कि इनके लेसन्स हम अपने करियर, अपने बिजनेस और अपने स्टार्टअप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। I was the first. I know nothing about technology. I know nothing about management. I know nothing about. But the only thing is that you don't have to know a lot of things. You have to find the people who are smarter than you are. When the smart people, my job is to make sure the smart people can work it together. गाइस, तो बात करते हैं जैक की शुरुआत की। सो जैक का जन्म 1964 में हैंगझोउ नाम की एक जगह है चाइना में, जीजियांग प्रोविंस करके, वहाँ पे पैदा हुए थे। और उस जगह पे 1980s के अराउंड बहुत ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट आने लग गए, और जैक की इंग्लिश सीखने में बहुत दिलचस्पी थी। तो वो रोज़ सुबह 5 बजे उठते थे, 1 घंटे दूर एक होटल था, वहाँ पर जाते थे साइकिल चला के, और उस होटल के सामने रोज़ इंग्लिश में अखबार पढ़ते थे, जस्ट अपनी इंग्लिश टेस्ट करने के लिए। इंग्लिश सीखने की एक वजह वो ये बताते हैं कि इससे उनको दुनिया को समझने में आसानी मिलती थी। स्कूल के बाद कॉलेज में बहुत दिक्कतें आई, 3 बार उनको फेल होना पड़ा। एक एग्ज़ाम होता है चाइनीज़ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसमें उनको 3 अटैम्प्ट लग गए थे उस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। फाइनली उन्होंने एक इंग्लिश टीचर की जॉब करी एक गवर्नमेंट एजेंसी में, और साइड बाय साइड उन्होंने एक हाइबो ट्रांसलेशन एजेंसी भी खोल ली थी। एक छोटा सा बिज़नेस कर रहे थे साइड बाय साइड, बट ये बिज़नेस उनके इरादों के लिए बहुत छोटा पड़ने वाला था। गाइज, ऑल्सो उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत रिस्की माना जाता था, क्योंकि कुछ दशक पहले ही एक कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था चाइना में, जहाँ पे कैपिटलिज्म को अटैक किया गया था। फाइनली 1994 में जैक US से गए थे एक बिज़नेस ट्रिप पे, और आई थिंक उसके बाद सब कुछ बदल गया। जब वो US से गए तो वहाँ पे पहली बार उन्होंने कीबोर्ड को देखा, पहली बार एक कंप्यूटर को देखा, और पहली बार उन्होंने देखा कि इंटरनेट क्या होता है। एंड फाइनली जब वो वापस आए तो ही वॉज अ चेंज्ड मैन, एंड वापस आके उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी एंड उन्होंने एक नई कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम था हैंगझोउ हाइबो नेटवर्क कंसल्टिंग। हैंगझोउ हाइबो नेटवर्क कंसल्टिंग, ये कंपनी क्या करती थी? ये कंपनी चाइना के जो बिज़नेस थे या चाइना की कंपनी थी उनके लिए वेबसाइट बनाने का काम करती थी। तो आइडिया ये था कि जो अमेरिका में ख़रीदार हैं उनको उस वेबसाइट के थ्रू चाइना की कंपनीज़ या मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ के बारे में पता चलेगा और वो ऑर्डर करेंगे। लेकिन उस टाइम पे चाइना की कंपनी या किसी बिजनेसमैन को ये समझाना कि वेबसाइट क्या होती है या फिर वर्ड ऑनलाइन क्या होता है, ये बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जैक फिर भी लगे रहे उनको ये मनाने में कि ये आपके बिज़नेस के लिए सही है। इनफैक्ट उस टाइम पे इंटरनेट भी नहीं था, तो किसी को आप वेबसाइट दिखा भी नहीं सकते थे उस चाइना की उस जगह पे।
फाइनली 1995 में ZGN टेलीकॉम इंटरनेट लाई हैंगजाओ में, और फाइनली जैक बिजनेसमैन को कंप्यूटर खोल के वेबसाइट दिखा पा रहे थे कि देखिए ये वेबसाइट होती है और इसके थ्रू अमेरिकन ख़रीदार आपके ऑर्डर प्लेस करेंगे। ये अलग बात है कि एक वेब पेज खुलने में उस टाइम पे 4.5 घंटे लगते थे। गाइस, चाइना में एक सिटी है जिसका नाम है जोगजिंग, जिसको टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। एक सिटी है योंगकेंग जिसको हार्डवेयर सिटी कहा जाता है, जो कि रोज़ करीब 30,000 स्टील डोर्स और 1.5 लाख स्कूटर्स बनाती है। एक सिटी है टाइजाओ जिसको स्विंग मशीन सिटी कहती है, यानी कि सिलाई की मशीनें बनती हैं वहाँ पे। और एक सिटी है शेंजाओ जिसको नेक टाई बनाते हैं, उसको नेक टाई सिटी बोलते हैं। एक सिटी है यीवू जो कि साल में 3 बिलियन पेयर ऑफ सॉक्स बनाती है और वॉलमार्ट जैसी कंपनीज को बेचती है। तो वहाँ पे ये 1 सिटी 1 प्रोडक्ट का कंसेप्ट है। जैक ने इस पोटेंशियल को रियलाइज़ किया और इसको अनलॉक करने की कोशिश करी। उनको ये पता चल गया कि बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं चाइना में जो कि अपना माल बाहर बेचना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बट किसी को ये नहीं पता था कि कैसे करना है। तो दैट्स व्हाट यू डू एज एन एंटरप्रेन्योर, यू फाइंड अ प्रॉब्लम एंड यू फिक्स दैट। आमतौर पे सीईओज़ को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा जाता है और जैक को एक फ़िलासफ़र सीईओ बोला जाता है, यानी कि क्योंकि उनके बोलने का स्टाइल और लोगों को मोटिवेट करने का तरीका काफ़ी अलग है। इनफैक्ट दिलचस्प बात यह है कि अलीबाबा की पहली मीटिंग उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, जो कि आज यूट्यूब पे अवेलेबल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें आप उनके बात करने का तरीका देख सकते हैं, उनके लोगों को मोटिवेट करने का तरीका देख सकते हैं। 我想就是我们要学会硅谷人的一种拼劲。如果说我们是早上8点钟下班，8点钟上班，5点钟下班，这个不是搞高科技。 एक देखने वाली बात यह है कि जैक ने स्टार्टिंग में ही काफ़ी ज़्यादा शेयर्स डाइवल्ज कर दिए थे, काफ़ी ज़्यादा शेयर्स एम्प्लॉयज़ को दे दिए थे और इन्वेस्टर्स को दे दिए थे। ये काफ़ी अलग है उनके इंटरनेट काउंटर पार्ट से, क्योंकि नॉर्मली एंटरप्रेन्योर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड मेंटेन करते हैं शेयर्स के ऊपर। इतने सारे शेयर्स देने के बावजूद भी जैक ने काफ़ी सालों तक कंपनी पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड मेंटेन करके रखा। गाइस, अलीबाबा के चैलेंज को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। ये पहला था कंपटीशन फ्रॉम ईबे, दूसरा था द चैलेंज ऑफ फेक रूट्स और तीसरा था टाइट गवर्नमेंट रेगुलेशंस। पहले चैलेंज के बारे में बात करते हैं, कंपटीशन फ्रॉम ईबे। ईबे उस टाइम पे यूएसए में तो सक्सीड कर रहा था, जैसा कि आपने मेरी अमेज़ॉन वाली वीडियो में देखा था, लेकिन चाइना में उससे काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। पहले तो उन्होंने अलीबाबा को इग्नोर किया क्योंकि अलीबाबा फ्री में मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड करता था, जबकि ईबे उनसे क्रेडिट कार्ड के थ्रू फीस लेता था। तो अलीबाबा को ऐसा लगता था कि वी हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ मर्चेंट्स। ये पहली गलती थी, क्योंकि ज़्यादा मर्चेंट्स होने की वजह से ज़्यादा कस्टमर्स आए अलीबाबा के पास और ज़्यादा कस्टमर्स आने की वजह से ज़्यादा मर्चेंट्स आए। तो एक पॉजिटिव वर्चुअस साइकिल बन गई थी अलीबाबा के अंदर। दूसरी गलती ये थी कि उस टाइम पे क्रेडिट कार्ड का इतना मेन स्ट्रीम अडॉप्शन नहीं हुआ था चाइना में, तो मर्चेंट्स इतने कंफर्टेबल नहीं थे इनिशियल कोई फ़ीस पेमेंट करने के, दैट टू थ्रू क्रेडिट कार्ड। और तीसरी गलती ये करी ईबे ने कि उन्होंने अपनी वेबसाइट एग्जैक्टली यूएसए की वेबसाइट की तरह बनाई, एकदम नीट एंड क्लीन। लेकिन अगर आप टाओबाओ की वेबसाइट पे जाओगे तो आप देखोगे कि वो कितनी कलरफुल वेबसाइट है और उसके अंदर इतने सारे चाइनीज़ कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे, लोग आपस में बात कर रहे होंगे। बिल्कुल एक चाइनीज़ मार्केट को रेप्लिकेट किया गया है एक वेबसाइट में, जहाँ पे कस्टमर्स मर्चेंट्स के साथ बहस कर रहे हैं कम प्राइसेस के लिए। सो आई गेस मेरा ये मानना है कि ईबे चाइना के मार्केट को ठीक से समझ नहीं पाया और वो बस यूएसए के हेडक्वार्टर से डिसीजंस ले रहे थे। कमिंग टू द सेकेंड चैलेंज, दैट इज़ द चैलेंज ऑफ फेक गुड्स। गाइज, आज भी हम कुछ भी ऑर्डर करते हैं ई कॉमर्स से ऑनलाइन, तो कभी कभी हमारे पास भी फेक गुड्स या फिर कुछ गड़बड़ गुड्स आ जाते हैं। और यही प्रॉब्लम उस टाइम पे अलीबाबा भी फेस कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि फेक गुड्स की तो प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था जिसमें अराउंड 100 सेल्स एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व थे, जिन्होंने फेक मर्चेंट अकाउंट्स बनाए और मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑर्डर उठाए और कभी ऑर्डर भरे नहीं। तो इस वजह से काफ़ी दिक्कतें हुई थी, लेकिन इवेंचुअली मेरा ही मानना है कि
ये फेक गुड्स के अगेंस्ट फाइट तो कंटिन्यू ही रहेगी, बिकॉज आप ह्यूमन नेचर से लड़ रहे हो और उससे जीत पाना बहुत मुश्किल है। आते हैं तीसरे चैलेंज के ऊपर, द टाइट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। गाइस 2006 में गूगल भी चाइना में गया था, वहाँ पे लॉन्च हुआ था, वहाँ पे अपने सारे प्रोडक्ट जीमेल वहीं के सर्वर्स पे उससे लॉन्च किए थे। 2010 तक गूगल वहाँ से निकल गया। इन चाइना यू कैन नेवर रूल आउट द रिस्क ऑफ आर्बिट्री रेगुलेशंस। इनफैक्ट जैक मा ने खुद बोला था कि हम कॉकरोचेस की तरह हैं और गवर्नमेंट हमको कभी भी कुचल सकती है। गाइस चाइना में और ग्लोबली इंटरनेट वॉर दो कंपनीज़ के बीच में शिफ्ट हो रहा है, अलीबाबा और टेंसेंट। अलीबाबा अब सिर्फ एक ई कॉमर्स कंपनी नहीं है, इनफैक्ट अब उनकी अपनी मोशन पिक्चर्स है बाय द वे, जिसने मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट को प्रोड्यूस किया था। अलीबाबा हेल्थ एक सब्सिडरी कंपनी है। अली पे एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो भी अलीबाबा का हिस्सा है, और साथ ही साथ अब वो अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस भी लॉन्च कर रहे हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स जैसी। दिसंबर 2015 में अलीबाबा ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को एक्वायर किया, जो कि वहाँ का मेन इंग्लिश न्यूज़पेपर है। सो टेंसेंट प्राइमरली एक वीडियो गेम कंपनी था, बट वो भी अलीबाबा के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन रहा है, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वीचैट वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। इनफैक्ट ऊबर लाइक राइड बुकिंग ऐप्स में भी ये दोनों कंपनीज लड़ रही हैं। अलीबाबा ने एक कंपनी को बैक किया है जिसका नाम है क्वाई दाचे, और टेंसेंट ने उसके एक राइवल को बैक किया है जिसका नाम है दीदी दाचे। तो बोथ एट चाइना लेवल एंड ग्लोबल लेवल अलीबाबा एंड टेंसेंट बहुत बड़े बन चुके हैं। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बिग 3 की बात करी थी, ATB, अलीबाबा, टेंसेंट एंड बाइडू, बट अब अलीबाबा टेंसेंट इतने बड़े बन गए हैं कि बिग 3 से बात बिग 2 पे शिफ्ट हो गई है, अलीबाबा और टेंसेंट। So guys, I hope you liked the video. Please like and subscribe to the channel and see you in the next video. Till then, goodbye.